तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का एक और टाइप, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कॉइल के अंदर खुद की ही फील्ड की वजह से करंट बन जाता है। देखो हमने ईएमएफ के कई टाइप देखे, एक में तो मैग्नेट को पास में लाते हैं, कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक में दूसरी कॉइल के अंदर करंट स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। हमने देखा था फिर कल एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं तो उसके अंदर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। फिर हमने देखा था रॉड को गोल घुमाते हैं तो भी इन दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज डेवलप होती है ना। इसी सिलसिले में एक और टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ खुद ब खुद इंड्यूस होना। एक एग्जांपल लेते हैं, वो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा क्या कि कभी कभी आप किसी स्विच को ऑन करते हो, खासकर ऑफ करते हो ना, किसी स्विच को ऑफ करते हो तो उसमें स्पार्किंग देखने को मिलती है। देखा है ना, खासकर ऐसा तब होता है जब वो स्विच किसी मोटर से जुड़ा हुआ हो। फैन वगैरह में ऐसा देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगा, लेकिन किसी मोटर में, सबमर्सिबल पंप में या एसी के अंदर या किसी हाई वोल्टेज जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाला जो डिवाइस है ना, उसके स्विच को ऑफ करते समय उसमें स्पार्किंग आपने देखी होगी। ठीक है, वो किसकी वजह से हुई? वो हुई सेल्फ इंडक्शन की वजह से। यानी इंडक्शन का एक और टाइप जिसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, और एक और टाइप पढ़ेंगे जिसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ना जरूरी है। वो हम लोगों को जब हम एसी की सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे, हमारे घरों में जो एसी की सप्लाई होती है उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन जो है एक जो डिवाइस होगा उसका भी अपना एक रोल होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्शन एक एक्सपेरिमेंट के साथ। सेल्फ इंडक्शन, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद आप लोग समझ पाओगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। चलो, हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारा एक बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ और एक की के साथ, इस तरीके से। ठीक है, और एक और हमने बल्ब लिया, इसको हमने जोड़ा है एक सोलेनॉइड के साथ। ये है सोलेनॉइड, इस तरीके से ये सोलेनॉइड है, और फिर से हमारी बैटरी है और की है। इस तरीके से हमने दो सर्किट बनाए, एक सर्किट में बल्ब और बैटरी और की, और दूसरे में बल्ब बैटरी की के साथ एक सोलेनॉइड भी है। ये एक सोलेनॉइड है जो बना हुआ है कंडक्टिंग, मतलब इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर की मदद से। ठीक है, किसी वायर को ऐसे रॉड के ऊपर हम लोग लपेट देंगे तो एक सोलेनॉइड बन जाता है। ये वही सोलेनॉइड है, इसको ऐसे कैसे मैं यहाँ लगा दिया। अब सेल्फ इंडक्शन का प्रिंसिपल समझते हैं, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना समझते हैं। अगर हम स्विच ऑन कर देते हैं तो बल्ब तुरंत जल पड़ेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तुरंत बंद हो जाएगा। कोई खास बात नहीं, ये तो नॉर्मली होता ही है। लेकिन इसमें देखो, जब हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब धीरे धीरे जलना शुरू होता है, और जब स्विच ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे स्विच ऑफ होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ इस सोलेनॉइड की वजह से। अब सोलेनॉइड को, इस खास तरीके के सोलेनॉइड को हम लोग कहेंगे इंडक्टर। इंडक्टर, अब सोलेनॉइड नाम नहीं दे रहे, इसको एक खास नाम दिया है इंडक्टर। ठीक है, इंड्यूस करने वाला, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता हो, ऐसे को इंडक्टर कह दिया। अभी सोलेनॉइड नहीं है, ये इंडक्टर है। अब हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ कि बल्ब को स्विच ऑन किया तो बल्ब धीरे धीरे जलना शुरू हुआ, और स्विच ऑफ किया तो धीरे धीरे स्विच ऑफ हुआ। ठीक है, अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट सर्किट के अंदर बढ़ना शुरू करेगा। अब तक तो हमने इसकी बात ही नहीं करी ना, करंट बढ़ना
करंट घटना, लेकिन जो करंट बढ़ेगा ना, ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से बंद हो जाएगा, हम फील भी नहीं कर सकते, इतनी तेज़ी से काम होता है। जैसे इस वाले सर्किट में जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल पड़ता है, और हम ये चिंता ही नहीं करते भी करंट को फुल वैल्यू पहुंचने में कुछ टाइम लगा या नहीं लगा, ये हमारे लिए कोई चिंता का विषय है ही नहीं। स्विच ऑन करा, लाइट जल गई, जैसे स्विच ऑफ मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से सारा काम हुआ, क्योंकि स्विच ऑन करने और लाइट के जलने में बहुत मामूली सा समय बीतता है। अगर हम किसी बहुत फास्ट कैमरे से इसकी फ़ोटो खींचे ना, वीडियो बनाएं, तो हम देखेंगे स्विच ऑन करने के बाद बल्ब अगर बहुत स्लो, मतलब कैमरे से, बहुत फास्ट कैमरे से ऐसे फ़ोटो खींचे ताकि बहुत सारे फ़ोटो खींच सके, स्लो मोशन में दिखा सके, तो हम देखेंगे इसका बल्ब भी धीरे धीरे ग्लो करता है। लेकिन इसका तो हम भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्लो करता है। इसका मतलब करंट को बढ़ने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है, इसमें भी और इसमें भी। तो करंट को बढ़ने में टाइम लगता है, ज़ीरो से वैल्यू मैक्सिमम पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत मामूली सा होगा, लेकिन उतने टाइम में करंट ज़ीरो से कुछ वैल्यू तक पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, अब बढ़ना शुरू करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये इंडक्टर है, ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर करंट ग्रो करेगा। तो याद रखो, सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो बढ़ता हुआ करंट बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और ये सोलेनॉइड अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब डूब जाएगा, अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, ये इसके चारों तरफ खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू करेगी, ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। और बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ता हुआ फ्लक्स पैदा करेगी कॉइल के अंदर, अपनी ही कॉइल के अंदर। जिस कॉइल के अंदर फील्ड ग्रो कर रही है ना, उसके अंदर ही फ्लक्स, उस फील्ड का फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अब ये वैसा ही हो गया जैसे कॉइल को किसी बाहर की फील्ड में रखा है और वो फील्ड बढ़ती जा रही है, तो फील्ड बढ़ती जा रही है तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और लेंज लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, वो बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। समझ गए? अगर बढ़ते हुए करंट को रोकेगा तो करंट तेजी से बढ़ नहीं पाएगा, और तेजी से बढ़ नहीं पाएगा तो बल्ब तेजी से जल नहीं पाएगा। इसलिए जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब ने अचानक से फुल ब्राइटनेस नहीं पाई। ठीक है ना, क्लियर है कि जैसे मैं स्विच ऑन किया, फिर से समझते हैं, जैसे स्विच ऑन किया करंट तेजी से बढ़ना शुरू करता है, तेजी से बढ़ना शुरू करेगा तो फील्ड भी तेजी से बढ़ेगी, फील्ड तेजी से बढ़ेगी तो सोलेनॉइड खुद की ही फील्ड में रखा हुआ है, उसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो ईएमएफ जिसकी वजह से पैदा हो रहा है, किसकी वजह से पैदा हो रहा है, बढ़ते हुए करंट की वजह से पैदा हो रहा है, तो उस बढ़ते हुए करंट को रोकेगा, बढ़ते हुए करंट को तेजी से बढ़ने नहीं देगा, और तेजी से बढ़ने नहीं देगा तो हमारा बल्ब भी तेजी से नहीं जलेगा, धीरे धीरे ग्लो करना शुरू करेगा जरूर, और फुल ब्राइटनेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। और अगर इसको स्विच ऑफ कर दें, बल्ब को स्विच ऑफ कर दें, फुल ब्राइट जलने के बाद हम बल्ब को बंद कर दें, तो अब करंट को ज़ीरो होने में कुछ टाइम तो लगेगा, चाहे वो कितना ही छोटा टाइम हो, टाइम तो लगेगा ना। और अगर टाइम लगेगा तो उतने समय में इसकी फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगी, और इसका फ्लक्स भी धीरे धीरे घटना शुरू करेगा। फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू करेगा तो फिर से ईएमएफ पैदा होगा, और वो ईएमएफ घटते हुए करंट को बढ़ाएगा। अब घटते हुए करंट को बढ़ाएगा तो क्या होगा, बल्ब तेजी से बंद नहीं होगा, धीरे धीरे बल्ब बंद होना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है ना, फिनोमेना कॉइल के अंदर खुद की मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। अब तक हमने क्या देखा था, बाहर का फील्ड, बाहर की मैग्नेट को पास में लाए, मैग्नेट को मतलब कि कॉइल को हमने चलाया, कॉइल को हमने घुमाया, रॉड को गिराया, रॉड को सरकाया, वगैरह वगैरह हमने देखा था। इसमें लेकिन क्या हो रहा है, खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड से खुद के ही फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ पैदा होता है।
ठीक है, इसीलिए नाम क्या है, सेल्फ इंडक्शन, खुद की कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होना। ठीक है, तो ये खास इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसका यूज़ कई जगह किया जाता है। ठीक है, और हमारा जो इंडक्टर है ना, ये भी आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में एक डिवाइस बन गया। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हमने पढ़े हैं अब तक, क्या क्या पढ़े हमने, सबसे पहले कैपेसिटर पढ़ा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, फिर हमने रेजिस्टर पढ़ा, है ना, और तीसरे नंबर का हम पढ़ रहे हैं इंडक्टर। इंडक्टर भी आपकी एक लिस्ट में शामिल हो गया आज से, तो इंडक्टर भी एक डिवाइस है। ठीक है, ये इंडक्टर कई जगह देखने को मिल जाता है। आपकी ट्यूबलाइट में देखा होगा ना, एक साइड में एक बॉक्स जैसा होता है ना, वो इंडक्टर होता है। आपके जो बाइक के अंदर जो चोक कॉइल होती है ना, जो बाइक को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, सेल्फ स्टार्ट खासकर, ठीक है, उसके अंदर या स्पार्क प्लग के अंदर इसके पीछे एक चोक कॉइल होती है, वो ऐसी ही कॉइल होती है, इंडक्टर कॉइल। ठीक है, चलो अब हम डिफाइन करेंगे कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ना, वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, और उसकी मदद से हम लोग इंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ की और बात करेंगे। तो करते हैं हम शुरू फिर से, और अब हम लोग बनाएंगे अपना इंडक्टर। ये है हमारा इंडक्टर, ठीक है, और इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है डी फाई बाई डी टी, होता है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ा, है ना। तो फ्लक्स बेसिकली बढ़ा किस वजह से, करंट के बढ़ने से, है ना। और फ्लक्स हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है म्यू नॉट एन आई, होता है ना। तो अगर हम देखें फ्लक्स के बढ़ने का कारण, फ्लक्स के बढ़ने का कारण क्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है, हाँ। क्या एरिया बढ़ा है, नहीं, एरिया नहीं बढ़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ा किसकी वजह से, बेसिकली फ्लक्स बढ़ा केवल और केवल करंट के बढ़ने से या करंट के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आया। तो हम कहेंगे EMF इज प्रोपोर्शनल टू di/dt। जो चीज नहीं चेंज हो रही उसको हमने कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला यहीं से आया है, लेकिन फ्लक्स को मैंने अब बेसिकली करंट के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमारा करंट ही चेंज हो रहा है, ना तो हमारा एरिया चेंज हो रहा है, ना हमारा नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है, ना ये मीडियम चेंज हो रहा है। ये जो म्यू है ये मीडियम है, मतलब सोलेनॉइड के अंदर क्या है, हवा है, कोई रॉड है, कोई मेटल की रॉड है, आयरन की रॉड है, कॉपर की रॉड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये म्यू नॉट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एयर है तो म्यू नॉट लिखेंगे। तो ना तो ये चेंज हो रहा, ना ये चेंज हो रहा, ना एरिया चेंज हो रहा, चेंज हो रहा है सिर्फ आई। तो हमने लिखा EMF करंट के रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल होगा, और इसको लिख देंगे EMF इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट का नाम होगा L, कांस्टेंट नाम होगा L, एंड di/dt, ठीक है। पूरे फ्लक्स की चिंता नहीं करी हम लोगों ने, फ्लक्स में जो चीज बदल रही है ना, केवल हमने उसको अलग से लिख लिया। तो EMF इज इक्वल टू माइनस लेंस लॉ के हिसाब से माइनस L di/dt, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ना L, this constant L is called, this constant is called कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एक बार नीचे कर दो थोड़ा सा इसको, काफी ऊंचे हो रहा है। सो L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी जितनी भी बची हुई कांस्टेंट वैल्यूज है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा, ठीक है। यानी करंट के अलावा उन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है
इसीलिए हम उसको अलग से नाम दे दिया, वो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको नाम दे दिया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए? तो अब मैं थोड़ा सा और ब्रीफली लिख लेता हूँ इन सारी चीज़ों को, और मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखेंगे EMF इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। ठीक है, और मैग्नीट्यूड लिखा जाए क्योंकि माइनस साइन तो दिखाता है डायरेक्शन इंड्यूस्ड EMF की। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें तो EMF हो जाएगा LdI/dt, है ना, साइन की चिंता ना करते हुए। तो सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डेफिनेशन कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस EMF के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है अगर DI/dt क्या हो, DI/dt 1 हो, यानी कि करंट 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में बदले। समझ गए? तो DI/dt 1 हो तो जो हमारा EMF होगा, जो हमारा इंड्यूस्ड EMF होगा, वही होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, उसी को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। समझ गए? ओके, अब डिफाइन करते हैं इसकी यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट। अब देखो L इज इक्वल टू EMF, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं L इज इक्वल टू EMF dt/di। EMF होता है वोल्ट में, टाइम होता है सेकंड में, करंट होता है एम्पियर पर एम्पियर, तो यूनिट हुई वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। आसान सी बात। लेकिन इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग किसी साइंटिस्ट को सम्मानित करते हुए उसका नाम यहाँ जोड़ देते हैं, तो इसे कहेंगे हेनरी H। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होगी SI सिस्टम में उसे कहेंगे हेनरी, इसको डिनोट करेंगे H। बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF ही है। ठीक है, तो अब हमने डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस समझा होता क्या है, क्लियर। और ये जो L है वो मैंने बताया कि ये कांस्टेंट चीज़ों से मिलके बना है। कांस्टेंट चीज़ें कौन कौन सी? इसमें आपका इसका मीडियम हो सकता है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं, है ना, इसकी लेंथ भी हो सकती है। जो जो चीज़ें इसके अंदर हैं जो कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है, उन सबको मिला करके हमने कहा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें कि L है क्या, L की प्रॉपर वैल्यू क्या है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे हम उसको कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला जो डिराइव करो या फॉर्मूला डिराइव करें, तो डेरिवेशन ऑफ रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये हम करने वाले हैं। सो इस फिगर को बनाए रखते हैं, काम आएगा ये। डेरिवेशन ऑफ रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। डेरिवेशन ऑफ रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, थोड़ा सा और इसको जो लिख देते हैं, कटरा ये सेल्फ इंडक्शन। ये है हमारे टॉपिक का नाम। हम निकालेंगे L की वैल्यू। ओके, अब तक हमने उसको खिचड़ी जो कुछ भी बचा था करंट के अलावा सबको मिला के हमने L कह दिया था। अब हम उसे प्रॉपर तरीके से वैल्यू डिफाइन करेंगे। अभी हमने पढ़ा फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बदल नहीं रही, इसीलिए हमने फाई प्रोपोर्शनल टू आई लिखा, और इसकी मदद से हमने लिखा फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना, एल बाकी सारी चीज़ें मिला के कांस्टेंट कह दिया और उसको नाम दे दिया एल आई। ओके, लेकिन फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। ठीक है, क्योंकि कॉइल, जो ये कॉइल है, ये जो सोलिनॉइड है, जब इसके अंदर फील्ड ग्रो करेगी तो इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो बेसिकली हमें फ्लक्स का पता होना चाहिए। तो
मैग्नेटिक फील्ड है बी, और हमारी इस कॉइल का एरिया है ए, ये वाला एरिया कॉइल है, ये वाला एरिया है ए, लेकिन हमारी कॉइल में कितने टर्न्स हैं, हमने कितनी बार वायर को लपेटा है, n बार लपेटा है, n बार लपेटा है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ये, ठीक है, n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अब सोलेनॉइड की अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है म्यू नॉट n स्मॉल n करंट और एरिया और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दोबारा से आ गया। ओके, अब इसको ओपन करते हैं। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, पूरे सोलेनॉइड की लेंथ, करंट और पाई और फिर से n, सॉरी पाई नहीं है, एरिया है, ये तो पाई बन गया, दिस इज एरिया। ओके, तो दो फ्लक्स की रिलेशन हमारे सामने है, तो देख रहे हो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके कांस्टेंट है, इसमें हमें साफ साफ देख रहे हैं भाई कौन कौन सी चीज़ क्या है। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयर करने पर क्या क्या मिलेगा, तो एक तरफ तो हम लिखेंगे एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाई एल, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाई एल हमने लिखा, और दूसरी तरफ लिखा एल आई, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, कट रहा है। ओके, अब देखो आई से आई कैंसिल होते ही हमें एल की वैल्यू मिल गई, और वो है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट हैं और वो इस तरीके से लिखी जाएंगी, इसी को कहेंगे रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है, बिल्कुल इजी। ओके, हमने क्या किया, एक बार तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा एल आई के फॉर्म में, एक बार फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के फॉर्म में, दोनों को कंपेयर किया और हमने कांस्टेंट जो चीज़ बदल रही थी उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों अलग से लिखा, तो हमें मिल गया रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया, ठीक है। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ। अब देखो इसको बढ़ने का मतलब क्या है, अब इसकी मीनिंग समझते हैं। एल का फ़ायदा क्या है, एल का यूज़ क्या है, एल कहाँ आता है। ओके चलो, हमने देखा था अभी हमने देखा था जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ, देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का इंपॉर्टेंस। तो हमने देखा था ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ईएमएफ डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और करंट की रेट ऑफ चेंज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो करंट का रेट ऑफ चेंज और दूसरा है एल। ईएमएफ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ को बढ़ाने के लिए या तो डी आई बाई डी टी को बढ़ाओ या एल को बढ़ाओ। डी आई बाई डी टी को बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल को अगर बढ़ाना हो तो क्या करना होगा, एल को अगर बढ़ाना हो तो यहाँ देखना होगा। एल को बढ़ाने के लिए या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, तार को ज़्यादा बार लपेटेंगे, बहुत सारे टर्न्स कर देंगे, एरिया को बड़ा कर देंगे, और हमारे सोलेनॉइड की, हमारे इंडक्टर की लेंथ को बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, छोटा कर देंगे। इंडक्टर की लेंथ को छोटा करने पर भी हमारा एल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और रह गई, म्यू नॉट, एयर के लिए म्यू नॉट लिखा है, लेकिन अगर एयर को हटा करके कोई और मटेरियल बीच में डाला जाए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल फॉर मटेरियल अदर देन एयर। एयर के अलावा कोई भी मटेरियल बीच में डाला जाए, एयर के अलावा कोई भी बीच में मटेरियल डाला जाए तो हम लोग लिखेंगे म्यू आर। और जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, उसका म्यू आर
बहुत बड़ा होता है 1 से। इसका मतलब अगर म्यू आर आयरन हमने ले लिया, बीच में आयरन की रॉड ले लेंगे तो हमारा एल बहुत बढ़ जाएगा, समझ गए, एल बहुत बढ़ जाएगा। अब अपना एग्जांपल लेते हैं वही। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एल को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका हम करते हैं। अच्छा, अब हम अपने बल्ब वाले एक्सपेरिमेंट पे दोबारा आते हैं और देखते हैं कि अगर बल्ब के ऑन रहते रहते हम उसके अंदर रॉड डाल देंगे तो क्या होने वाला है, या रॉड डालने के बाद, सोलेनॉइड के अंदर रॉड डालने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो क्या बल्ब धीरे धीरे और धीरे जलेगा, या पहले के कंपैरिजन में तेज़ी से जलेगा, या जलेगा ही नहीं। ये समझने वाली बात है। चलो करते हैं इसको। तो हम अपना पुराना एक्सपेरिमेंट फिर से निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर ही, और हम अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा से देखते हैं, बल्ब वाला और इंडक्टर वाला। तो हमने एक इंडक्टर लिया, एक बल्ब लिया, दिस इज बल्ब, ये हमने बैटरी लगाई, की लगाई, ओके, ठीक है। और अगर हम लोग रॉड इसके बीच में रॉड को इंट्रोड्यूस कर दें, एक रॉड ही ले लेते हैं, एक रॉड को इंट्रोड्यूस कर दें ऐसे, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला क्या था, -L/di/dt। तो क्या L इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, रॉड के डालने से L इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। L का फॉर्मूला लिखो क्या है, म्यू आर, ठीक है, n² A/L। अभी अभी हमने डिराइव किया, अगर आयरन की बजाय कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाली जाती है तो L बहुत बढ़ जाता है। L बढ़ जाएगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, और वो ईएमएफ, बढ़ा हुआ ईएमएफ बढ़ते हुए करंट और घटते हुए करंट को रोकेगा, ज़्यादा रोकेगा, क्योंकि ईएमएफ बढ़ गया है, ठीक है। और ज़्यादा रोकेगा तो बल्ब की स्पीड, चलने का जो रेट है वो और कम हो जाएगा। सुनिए बात, ठीक है। तो आयरन रॉड डालने से हमारे बल्ब का ग्लो करने की जो रेट है और कम हो जाती है, और जलते जलते अगर हम रॉड को डालेंगे तो भी यही फिनोमेना देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम रॉड को अंदर डालेंगे वैसे क्या होगा, उसका L इंक्रीज करेगा, L इंक्रीज करेगा तो फील्ड इंक्रीज करेगी, और फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और वो हमारे बल्ब को डिम कर देगा थोड़ी देर के लिए, जब तक हम रॉड को पूरा नहीं डाल देंगे तब तक, ठीक है। ऐसे स्विच ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे हमारा बल्ब ग्रो करना शुरू करेगा तेज़ी से, और फिर बाद में डिम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखा कि इस मेटल की रॉड को जो हमने बीच में इंट्रोड्यूस करी है उसका क्या फ़ायदा है, क्लियर है। तो ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और उसका फॉर्मूला, उसकी इम्पोर्टेंस, और इसका यूज़ मैंने छोटा मोटा तुम्हें यूज़ बता ही दिया। तुम्हारी ट्यूबलाइट्स के अंदर चोक कॉइल, आजकल तो नई टाइप की ट्यूबलाइट्स आ गई हैं, उसके बीच में छोटा सा एक बॉक्स जैसा होता है सेंटर में, वो कईयों में नहीं होता, थोड़ी पुरानी टाइप की अगर होंगी तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के अंदर ऐसी ही एक कॉइल होती है, ठीक है। और ऐसी ही कॉइल आपके स्पार्क प्लग के पीछे मिलेगी। जब आप किक मारते हो ना, जब आप किक मारते हो तो ये जो कॉइल है ना, इंडक्टर कॉइल कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, और वो हाई वोल्टेज जो स्पार्क आपने देखी थी ना स्विच में पैदा हो रही है, वही वैसी ही स्पार्क आपके स्पार्क प्लग के अंदर प्रोड्यूस होगी, और वो हमारे इंजन को चलाए रखेगी, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल इसका जो और हम आगे देखेंगे, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ेंगे तब इसका और ज़्यादा यूज़ हम लोग देखेंगे पूरे सर्किट्स के अंदर क्या यूज़ होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसके अंदर जितनी भी हमने डिवाइस देखी उसमें एक डिवाइस इंडक्टर भी शामिल हो गई है आज से, ठीक है। कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर, कैपेसिटर C, इंडक्टर L एंड R, ठीक है। ये तीनों मिल करके जब हम चलेंगे तो एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जब ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम लोग जो है एक नया टॉपिक करेंगे वैसा ही, लेकिन वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ट्रांसफार्मर जो आपने देखे हैं ना, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, किस तरीके से उसके अंदर वोल्टेज का क्या रोल होता है, और इंडक्टेंस का क्या उसके अंदर यूज़ है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे कल, ठीक है।
तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर कल, सी यू, बाय।